वालेकुम दोस्तों, तहसीलदार और नायब तहसीलदार एप्लीकेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर स्पेशली आप लोगों के लिए है, जिसमें हम पेपर डिस्कस करेंगे। आप ऑलरेडी पीपीएससी वेबसाइट देख चुके होंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर जो है उसी पेपर पैटर्न को लेके सामने रख के बनाया गया है। ये एक तरह का आपका मॉक पेपर होगा। इसमें आपके साथ इम्पोर्टेंट टिप्स, ग्रामर के कंसेप्ट्स को शेयर किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में 2 पार्ट्स होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है इंग्लिश पेपर के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा-चौड़ा है। तो सारा चूँकि एक वीडियो लेक्चर में कवर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाऊँगा या 3 पार्ट्स बनाऊँगा। आपके आज के पार्ट 1 में इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है आपके साथ। तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है, देखिए दोस्तों, हमें पता है कि ये जो हमारा पेपर होगा वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। लेकिन चूँकि इसमें कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन भी आना है, तो कम्प्रीहेंशन को ही हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए एक पैराग्राफ दिया होगा, लेकिन उसके जो आंसर्स होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे। तो आपको ध्यान से उस पैराग्राफ को सबसे पहले रीड करना है, फिर आपने समझना है कि उसमें क्या कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें, समझें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस को देखें, सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका कौन-सा हो सकता है। तो पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक दफ़ा, मैं आपके लिए एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। Many men and women are so money-minded that they do not undertake any serious work that does not pay। अच्छा, एक दोस्तों ट्रिक ये भी होती है कि आप सबसे पहले क्या किया करें, आप जो क्वेश्चन है उसको एक दफ़ा पढ़ लिया करें। तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि वेस्ट हिज मनी ऑन बुक्स डिमॉन्स्ट्रेट्स क्लियरली। हमने ही वेस्ट हिज मनी सॉरी ऑन बुक्स, ही वेस्ट हिज मनी ऑन बुक्स किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो अब हम जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली हमने अपने माइंड को एक्टिवली रखते हुए इस चीज़ को हिट करना है कि जहाँ पे ये सेंटेंस हमें मिले तो हम उसको समझ पाएँ। सेंटेंस आपने ये दो देखना है, मैनी मेन एंड वुमेन आर सो मनी माइंडेड दैट दे डू नॉट अंडरटेक एनी सीरियस वर्क दैट डज़ नॉट पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, उनका ज़िम्मा नहीं उठाता। अंडरटेक मीन्स ज़िम्मेदारी या बेड़ा उठाना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी भी सीरियस काम की, जिससे उन्हें लगता है कि इनमें से उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है मॉनिटरीली। दे बिलीव, वो यकीन करते हैं, दैट इट इज़ फूलिश टू एक्सर्ट देमसेल्फ, वो ये मानते हैं, यकीन रखते हैं कि अपने आप को ऐसे काम में, ऐसी मेहनत में लगाना क्या है, फूलिश है, बेवकूफ़ाना काम है, अहमकाना काम है। फॉर सच स्टडी एंड ब्रेन वर्क एज़ कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कि ऐसा, चाहे आप स्टडी का काम कर रहे हैं, चाहे आप मेंटली कोई फिज़िकली आप काम कर रहे हैं, जो आपको रिवार्ड में कैश नहीं देता, उसमें अपने आप को लगा देना, उसमें मेहनत करना आपका क्या है, फ़ज़ूल काम है। हार्ड वर्क ओनली फॉर मनी, उनका मानना है कि आपको हार्ड वर्क जो है वो सिर्फ़ मनी के लिए करना चाहिए। एंड देन प्लेंटी ऑफ प्ले एंड प्लेज़र, उसके बाद आपको क्या करना है आप जब मनी अर्न कर लेते हैं तो आपके पास फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करने के आपके पास सोर्सेज़ होती हैं। दिस सीम्स टू बी देयर रूल ऑफ लाइफ, और ऐसा लगता है उनका यही रूल है कि पैसा कमाओ अच्छा, वो काम करो जिसमें अच्छा पैसा मिलता है, और फिर खूब मज़े करो, मस्तियाँ करो। दे वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज़ द की टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, वो इसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसी चीज़ को दानिशमंदी समझते हैं कि आपको क्या करना है, आपको अपने आप को मटेरियली प्रॉस्पर रखना है। एंड रिगार्ड पर्सनल डेवलपमेंट एज़ अ फेट, और पर्सनल जो डेवलपमेंट है उसको वो काम समझते हैं, उसको ज़्यादा कोई वो नहीं देते। इसके बाद है दिस मिज़रेबल मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। क्या है कि हमारे यहाँ हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो मुआशरा है, उसमें काफ़ी अफ़सोसनाक चीज़ है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर कोई इसी चीज़ में लगा है कि आपको क्या करना है, आपको किसी न किसी तरह से मटेरियलिस्टिक होना है, आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है? ये चीज़। उसके बाद कह रहा है रिच एंड पुअर, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, हर क्लास में, हर तबका में ये चीज़ पाई जाती है। ऑल सफ़र फ्रॉम इट। एन ओल्ड वुमन कंप्लेन्ड टू मी ऑफ हर सन्स हैबिट ऑफ ओकेजनली बाइंग सम चीप बुक। एक बुढ़िया औरत को उसने यहाँ पे कोट किया कि उसने एक दफ़ा क्या हुआ, मुझसे शिकायत की कि उसका जो बेटा है वो क्या करता रहता है, वो आमतौर पर क्या करता है, घटिया बुक्स खरीद लेता है,
और उसने कहा कि ही वेस्ट सेज मनी ऑन बुक्स। जी हाँ दोस्तों, ये पैराग्राफ जो था इसे हम लाइन को इस पैराग्राफ में से वो कहती है कि वो अपनी मनी को, अपने रुपए पैसे को क्या करता है, बुक्स में ज़ाय कर देता है। वी मीट मैनी पीपल हुज लाइव्स आर स्पेंट इन अ मोनोटोनस सीसा बिटवीन। हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, हमें ताल्लुक वास्ता पड़ता है कि जिनकी लाइफ का जो चक्कर है ना, वो बस उनके शौक और उनका जो काम है उसके इर्द गिर्द एक ही तरह से, एक ही रुख में चलता रहता है। कभी वो इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। एक नागवार, एक जो बोर से ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ का जो मतलब ये था, इसकी समरी जो है वो ये है कुछ इस तरह से कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर मनी माइंडेड होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं और वो कोई काम बगैर पैसे के नहीं करना चाहते, पैसा कमाना चाहते। और जिस काम में उन्हें पैसा नहीं मिलता, चाहे वो रीडिंग ही क्यों ना हो, वो उसको पढ़ना भी गवारा नहीं करते, क्योंकि वो फ़ज़ूल समझते हैं कि पैसा तो में आना नहीं। तो ये था पैराग्राफ। अब जो स्टेटमेंट है ही वेस्ट्स हिज मनी ऑन बुक्स डिमॉन्स्ट्रेट्स क्लियरली, ये जो गुड़िया का ये स्टेटमेंट था ये किस चीज़ को क्लियर करता है, क्या ये अक्कासी कर रहा है। ऑप्शन है हाउ मटेरियलिस्टिक शी इज। ओके। ऑप्शन बी है शी कंसिडर्स रीडिंग फ्रिवोलस। फ्रिवोलस मीन्स, फ्रिवोलस आप कहते हैं फजूल काम को, यानी वो रीडिंग करना फजूल समझती है। दैट शी इज़ पुअर, थर्ड ऑप्शन है। और उसके बाद हाउ इम्पोर्टेंट शी थिंक्स मनी इज़, ये क्या लगता है कि मनी कितनी। अब दोस्तों इसमें क्या है कि आपका जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, ये दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। दोनों ही ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही सही हैं, लेकिन ज़ाहिर है दोनों तो नहीं होंगे। इनमें से एक ही ऑप्शन सही होने वाला है। तो आपका जो पैराग्राफ था उसमें ये था, का जो मरकज़ी नुक्ता निगाह, मरकज़ी ख़्याल जो होता है वो ये है कि आपके लोग जो हैं सोसाइटी में, हमें जो लोग मिलते हैं वो सिर्फ़ उसी काम में दिलचस्पी लेते हैं, वही काम करना चाहते हैं जिससे उन्हें पैसा मिलता है। और वो काम जिससे उन्हें पैसा नहीं मिलता, वो कोई भी काम हो, कितना भी आसान हो, फ़िज़िकली हो, मेंटली हो या किसी चीज़ को स्टडी करना हो, वो उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते, उसको वो फ़ज़ूल समझते हैं। तो मटेरियलिस्टिक तो हैं ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा कि वो बुढ़िया जो है वो रीडिंग करना कभी फ़ज़ूल समझती है कि उसका जो बेटा है वो क्या करता है, बुक्स ले लेता है फ़ज़ूल और उस पर पढ़ता रहता है। यहाँ पे चीप बुक्स जो है, ये चीप वर्ड आपका काफ़ी ज़्यादा आपको हिंट दे रहा है, यहाँ पे गुड़िया की जो थॉट्स हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। तो बुक्स को क्या समझती है, चीप समझती है, बुक रीडिंग को वो फजूल काम समझती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा यहाँ पे बेहतर रहेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, हम करते हुए आगे चलेंगे। नो इम्प्रूवमेंट यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हवाले से चंद क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस किस तरह से आपने करने हैं उन्हें देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने, राइडिंग टू वॉकिंग, राइड टू वॉक, राइडिंग देन वॉकिंग या फिर नो इम्प्रूव। दोस्तों आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो वर्ड है ना, प्रेफर, प्रेफर का एक रूल है। प्रेफर के साथ हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रेफर के साथ टू भी आता है और प्रेफर के साथ रेदर देन भी आता है। आप समझ लीजिए कि प्रेफर के साथ टू कब आना है। प्रेफर का मैंने क्या होता है कि एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा बेहतर करार दे देना, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि मैं इस चीज़ को उस पे प्रेफर करता हूँ। तो प्रेफर के साथ टू कब लगेगा या रेदर देन कब लगेगा, तो दोस्तों याद रखिए प्रेफर के साथ टू हम तब लगाते हैं जब आप किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से प्रेफर कर रहे हैं, या जेरेंड को आप किसी दूसरे जेरेंड पे प्रेफर कर रहे हो, तो आप प्रेफर के साथ टू लगाएंगे। लेकिन रेदर देन, रेदर देन हम तब लगाते हैं जब आप एक वर्ब को किसी दूसरी वर्ब से प्रेफर कर रहे हैं, तो आप फिर रेदर देन लगाते हैं। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं जी देन। देन तो होता नहीं है क्योंकि रेदर देन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड तो फौरन से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद टू है पहले दो ऑप्शंस में। अब सेकंड जो ऑप्शन है वो है राइट टू वॉक। देखिए ये राइट और वॉक जो है ये आपकी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो वर्ब्स के साथ तो रेदर देन लगता है, टू लगता नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। राइडिंग टू वॉकिंग, हाँ जी,
बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमने किसी वर्ब को जब नाउन बनाना हो तो हम क्या करते हैं, आपको अगर किसी वर्ब को नाउन बनाना होता है तो आप उसे जेरेंड बना लेते हैं। यानी जेरेंड वो होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जब यूज़ करते हैं तो उसे हम नाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या थी, राइड। अब इसके साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो चूंकि यहाँ पे याद रखिएगा ई साइलेंट है तो जब आप आईएनजी लगाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइडिंग। अब राइडिंग यहाँ पे क्या है, ये जेरेंड है, यानी ये यहाँ पे नाउन है। ठीक है, अब ये नाउन है तो इसका मतलब आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, आप राइडिंग को प्रेफर कर रहे हैं किस चीज़ पर, वॉकिंग पर। तो राइडिंग टू वॉकिंग आपका ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल। अब यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट भी चेक कर लेना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ऊपर सेंटेंस लिखा हो उसमें कोई गलती ही ना हो और हम बिला वजह ही इम्प्रूवमेंट दे रहे हो। तो आपका जो सेंटेंस है उसमें लिखा है आई प्रेफर टू राइड। टू राइड, राइड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो मतलब आगे रेदर देन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिर्फ देन दे रखा है तो ये सेंटेंस तो गलत है। इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, तो ऑप्शन 4 भी कैंसिल हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन 1 है यहाँ पे वो सही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपको एक नाउन को दूसरे नाउन पर प्रेफर करना है यहाँ पे, और नाउन की सूरत में आपको उसको जेरंड भी बना सकते हैं। और जब नाउन या जेरंड को आप प्रेफर करते हैं, हमने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ ली है कि उसको आप टू के साथ प्रेफर करते हैं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला वो है, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। मैनी आ, अब ये जो एक फ्रेज़ है इसके ऑप्शंस भी आपके नीचे दिए गए हैं। बहुत सारे लोग इसको गलत कर सकते हैं कि मैनी का मैनी होता है बहुत ज़्यादा। अब जब बहुत ज़्यादा है तो नॉन प्लूरल चाहिए, लेकिन याद रखिएगा मैनी के साथ अगर आ लग जाए, ऐसी सूरत में आपने याद रखना है कि वो वहाँ पे फिर क्या करता है, सिंगुलर नाउन लेता है। ठीक है, मैनी अगर सिर्फ अकेला हो और उसके बाद नाउन आ जाए, मैनी के फौरन बाद अगर नाउन आता है वो प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल नाउन होगा। लेकिन मैनी के बाद अगर ए भी आ जाए और फिर नाउन आता है, वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए और आगे चल के सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है मैनी आ है तो मतलब आपको पता चल गया कि हमें नाउन क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो सिंगुलर नाउन यहाँ पे मौजूद है, तो मैनी आ मैन बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता मैनी अ मैन तो सेंटेंस गलत हो जाता। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड तो गलत हो जाएगा, मैनी अ मैन लिखा है क्योंकि मैनी आ के बाद प्लूरल नाउन नहीं चाहिए होता, सिंगुलर नाउन चाहिए। थर्ड ऑप्शन गलत हो चुका है। मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। अब हमने पढ़ा था कि मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो वुड एक मॉडल है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हालतों में इस्तेमाल की जा सकती है। तो आप इसको सही कंसिडर करेंगे, मैनी अ मैन वुड। अब वुड मॉडल है तो उसके बाद हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो वेलकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो दोस्तों याद रखिएगा वेलकम की स्पेलिंग अक्सर देखा गया है कि गलत लिखे जाते हैं। वेलकम में डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, नो नीड टू इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका जो सही है, सेंटेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शन हैं। सबसे पहले डू यू कम फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम, यू आर कमिंग फ्रॉम, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों अगर देखा जाए तो वेयर डू यू कम फ्रॉम भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे पास कोई लॉजिक होना चाहिए कि हम दिए हुए सेंटेंस को क्यों चेंज करना चाहते हैं। यूं भी तो हम कह लेते हैं ना कि आप कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस भी सही होता है और ये भी सही होता है। और जब ये वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम सेंटेंस भी होता है तो आपको बिला वजह उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को गलत कर देंगे। आप देखेंगे कि अगर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप रिप्लेस करें। अदरवाइज अगर ये वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम सही है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट है, कोई ऑप्शन आपने टिक नहीं करना।
तो वेयर लिखा है, वेयर आपको पता है एक WH वर्ड है। WH वर्ड के बाद जब हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, WH वर्ड आमतौर पर दो तरह से यूज़ होता है। एक तो सेंटेंस के शुरू में आता है, जब ये WH वर्ड यानी हु, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, ये सारे WH वर्ड हैं, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो उसके फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हम सवालिया निशान लगा देते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये WH वर्ड जो होता है, ये सेंटेंस के शुरू में नहीं आता बल्कि सेंटेंस के दरमियान में आ जाता है। ऐसी सूरत में आप जब ये सेंटेंस के दरमियान में हो तो WH वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, याद रखिएगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। अब यहाँ पे WH वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट है तो इसका मतलब फ़ौरन बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वेयर के बाद आर हेल्पिंग वर्ब है, आर के साथ यू बिल्कुल सही होता है। वेयर आर एक्टिव वॉइस में है और आर के साथ ING फॉर्म होती है, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम बिल्कुल ठीक है, तो सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन 4 ही आपका सही होगा, सेंटेंस को कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, the conflict between Pakistan and India can't be normal unless latter is not willing to work. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है वो बेहतर हो नहीं सकता जब तक कि दूसरा जिसका जिक्र किया गया है वो इस पर काम करने के लिए एग्री नहीं होगा। जब तक दूसरा ये लेटर का मीन्स होता है इन दो में से जो नाउन दो यूज़ किए गए हैं, उन दो नाउन में से जो नाउन बाद में आया है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे दो नाउन यूज़ किए गए थे, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो लेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो बाद में यूज़ किया गया उसकी बात की जा रही है कि जब तक दूसरा यानी कि इंडिया इस पर रजामंद होके कुछ होके काम नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एरर क्या है, आपका सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है और फोर्थ हमारे पास ऑप्शन नो एरर की है। आपने देखना है कि इन 3 पार्ट में अगर तो कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई फ्लॉ है सेंटेंस में, तो आप उसको सही करेंगे कि इस सेंटेंस के इस पार्ट में फ्लॉ है, एरर है। और अदरवाइज कोई एरर नहीं तो आप नंबर 4 यानी नो एरर को टिक करेंगे। तो सेंटेंस को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि यहाँ पे द लगा है कन्फ्लिक्ट के साथ। हमें पता है कि कन्फ्लिक्ट जो नाउन होता है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आम तौर पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हम। तो क्या यहाँ पे यूज़ होगा? जी, यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट नाउन बेशक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फ़ौरन बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो वो स्पेसिफिक कंसिडर किया जाता है। तो जब आपका कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक हो जाता है तो उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे द तो बिल्कुल सही है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब बिटवीन है तो मतलब दो का जिक्र होना चाहिए, दो चीज़ों के दरमियान का जिक्र होना चाहिए। तो पाकिस्तान एंड इंडिया दो हैं तो बिटवीन भी सही है। अदरवाइज हम किसी और ऑप्शन पे जा सकते थे, अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडिस्ट वगैरह, लेकिन यहाँ पे दो का जिक्र है तो बिटवीन बिल्कुल। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड है, एंड के दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए, इधर नाउन है इधर भी नाउन है तो यहाँ पे एंड भी बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं मिली। पार्ट 2 को रीड कर लेते हैं। लिखा है कांट बी नॉर्मल अनलेस। कांट, कांट मीन्स कैन। कैन एक मोडाल होता है, हमें पता है, और मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। तो कांट बी, यहाँ पे बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें बी की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। बी की फॉर्म्स होती हैं बी और बी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो कैन के साथ चूंकि मोडाल है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। कांट बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है, नॉर्मल बी बिल्कुल सही है। अनलेस, कांट बी नॉर्मल अनलेस सेंटेंस के पार्ट 2 में भी हमें कोई गलती नहीं मिली। पार्ट 3 में चलते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा था जो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया इस लेक्चर से पहले, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अनलेस, अनटिल और हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, लेस, विदाउट, ये चंद वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि इनके बाद आप कभी भी आगे चल के नॉट का इस्तेमाल नहीं करते।
तो यहाँ पे चूँकि नॉट दे रखा है तो आपने एक्टिव होके बैठना है कि आगे आपको नॉट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉट मौजूद है। इसका मतलब सेंटेंस में एरर है, या तो पार्ट 2 में या पार्ट 3 में। क्योंकि अनलेस और नॉट दोनों ही एक मायने देते हैं, तो इसमें से एक लफ्ज़ तो गैर ज़रूरी है, एक लफ्ज़ को रिमूव करना पड़ेगा आपको, अनलेस या फिर आपको नॉट रिमूव करना है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि किसको रिमूव किया जाए, अनलेस को या नॉट को। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं अनलेस वगैरह या अनटिल, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, लेस, विदाउट, इनके साथ अगर नॉट कहीं पर आ जाए तो आपको नॉट ही रिमूव करना होता है। तो इसका मतलब पार्ट 2 में हमारे पास कोई एरर नहीं, पार्ट 3 जो था इसमें एरर थी। तो यहाँ से हमें नॉट को रिमूव करना पड़ेगा, ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है। अब इसमें एक एरर और भी है, वो क्या है? वो एरर ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है लेटर। ये जो लेटर वर्ड है इसका आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास दो वर्ड्स ऐसे हैं, फार्मर और लेटर। ठीक है। ये फार्मर और लेटर जो वर्ड हैं, फार्मर आते हैं कहते हैं उस बंदे को, उस नाउन को जिसका जिक्र पहले ही किया गया, जिस तरह की सेंटेंस में फार्मर क्या है, पाकिस्तान है, और लेटर बाद में किसका जिक्र किया गया, इंडिया का। इंडिया यहाँ पे क्या है, लेटर। अब ये जो दो वर्ड्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे लेटर के साथ आर्टिकल द का भी इस्तेमाल